आप लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा कि झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि झारखंड की 32वीं और अंतिम जनजाति कौन सी है, असुर, बिरजिया, संथाल या फिर कोल। वीडियो के ड्यूरेशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और कंप्रेहेंसिवली इसको मैं डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके एंड करंट अफेयर का पार्ट नंबर 6। क्लास नंबर 1 से आप लोग जरूर देखिएगा, काफी फ्रूटफुल क्लास है जो कि आगामी एग्जाम सीजीएल, एक्साइज, एसआई का नोटिफिकेशन आपको लग रहा है कि आएगा तो सब में आपको फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है और जेपीसी कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 देखने वाले हैं, जो कि होगा जेपीएससी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ओके, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका @लर्नर्स कराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहां पे आप लोग जरूर कनेक्ट रहें। मैं बार बार इस चीज़ के लिए फोकस इसीलिए देता हूं क्योंकि आप लोग देखिए जो रिवीजन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टडी से, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मेरा क्लास इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव रहता है कि आपको जो है एक बार में तो याद होगा नहीं जितना इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए रिवीजन करने के लिए मैं बोल देता हूँ। साथ ही साथ क्लास में तो पीपीटी काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है ही, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐड किया जाएगा, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वैसा पीपीटी में मतलब पीडीएफ में नहीं मिलेगा। और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर दीजिएगा। आप अगर वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव है या कुछ चेंज चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, ओके ना। और फर्स्ट टाइम विजिट करने जरूर जुड़िए। लेट्स क्लियर अप। लास्ट क्लास में एक आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हुआ क्या था कि सलीमा टेटे वहाँ पे बॉक्स लिखा गया था, तो उसको चेंज कर लीजिएगा, हॉकी होगा। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि इसका जो है एसी को क्वेश्चन बना था, लेकिन बाद में अष्टम उराव को देखा कि ये न्यूज में चल रही थी तो मैं इसको क्वेश्चन बना दिया था, तो बाद में इसको चेंज करना ही भूल गया था, तो वहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया था। तो सलीमा टेटे जो है हॉकी से रिलेटेड नहीं, हॉकी से रिलेटेड है ना कि बॉक्सिंग से, इसको ध्यान रखिएगा। अष्टम उराव क्रिकेट से नहीं थे, ये आपका फुटबॉल से थे। तो ये क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको सही करके प्रोवाइड करा दिया गया है। पहला क्वेश्चन आता है आज का, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। झारखंड के पास संपूर्ण भारत का लगभग 28% कोयले का भंडार है, जो कि उड़ीसा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा भंडार है। दूसरा बात बोला जा रहा है कि जादूगोड़ा में यूरेनियम की खानों को 1951 में खोजा गया था और यह उत्खनन 1967 यानी कि माइनिंग 1967 से शुरू किया गया था। झुमरी तिलैया, पता हो कोडरमा में एक जगह है, को भारत का अब्रक राजधानी कहा जाता है और झारखंड लौह के भंडार में उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है। झुमरी तिलैया को भारत का अब्रक राजधानी नहीं कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है। थोड़ा सा मिट है, झुमरी तिलैया तो कोडरमा में है, लेकिन इसको जो है भारत की अब्रक राजधानी नहीं कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी सारा डेटा यहाँ पे सही है। झारखंड के पास संपूर्ण भारत का 28% कोयले का भंडार है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉ एस के मामले में देखिएगा तो 26% हम लोग का भंडार है। टोटल मिनरल हमारे पास 40% है। कॉपर के डिपॉजिट में हम लोग लगभग देखिएगा तो 18% के आसपास हमारे पास डिपॉजिट है। यूरेनियम भी काफी ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और जादूगोड़ा में जो यूरेनियम की खान था, ध्यान रखिएगा, उसका जो है पता चला था 1951 में, लेकिन खनन जो है 1967 में हुआ था। जब मैं इसको पढ़ा था तो मैं 2-3 बार इसको वेरीफाई किया था, क्योंकि देखिए डेट थोड़ा सा ना कंफ्यूज करा देगा। 51 है लेकिन 67 में हुआ था। नॉर्मली लगेगा आपको 1951 में खोजा गया तो 57 से होना चाहिए, 67 मिस्टेक है। इस चीज़ को मैं 2-3 बार वेरीफाई किया था, लेकिन सही यही है कि 67 से ही उत्खनन शुरू किया गया था। ये सब याद रखिएगा। झुमरी तिलैया फेमस होगा, यहाँ पे कोडरमा आपको पता होगा, तिलैया डैम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ डेटा रख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए कोडरमा को भारत का अब्रक राजधानी कहा जाता है। नहीं, इसको डेटा देख लीजिएगा। उड़ीसा जो है कोल का भंडार में सबसे ज्यादा है, झारखंड आता है। लेटेस्ट डेटा है आपको छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, तेलंगाना है। ये सब कुछ डेटा देख सकते हैं, लेटेस्ट डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट उठाया हो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। नेक्स्ट में आपको मैच द फ्लोइंग करना है। कुछ इंस्टीट्यूट नेम है, उसका लोकेशन झारखंड में कहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स है। ओके, दूसरा आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो ब्रैकेट में है उसका मतलब है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो लिखा हुआ है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, ठीक है ना, मनोचिकित्सा विज्ञान आप लोग इसको बोलते हैं, तो 1918 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी 1950 का है। तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कितना बार बता चुका हूँ, यह रांची में यहाँ से आपको लोकेटेड है। दूसरा आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, कहाँ पे होगा? माइनिंग से तो आपको पता चल रहा होगा, और फ्यूल रिसर्च से ये धनबाद में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट का ए, 2 का सी हो जाएगा। तो फर्स्ट का ए, 2 का सी, फर्स्ट का ए, 2 का सी, तो 2 ऑप्शन आपको कर चुका है, बी और सी। आगे देखिए, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो भी आपको रांची में ही देखने को मिलेगा। तो थर्ड का भी यही हो जाएगा। दूसरा बात है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, आप लोग बोलते होंगे कांके में, कांके आपको पता है ना, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइकाइट्री है, मनोचिकित्सा जो हॉस्पिटल है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि कांके में पागल खाना है, तो हम लोग की तरफ बोला जाता है कि किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो बोलता है कि कांके रिटायर है। तो ये समझिएगा, तो कांके रांची में है, तो इसका भी जो है यही में जाएगा। तो 3 का 4 का भी यही हो जाएगा।
और 5 जो सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है 1950 में जिसको स्टेब्लिश किया गया था वह चला जाएगा जमशेदपुर में, वही सिटी जो कि क्या है सोन रेखा और खरकई रिवर के किनारे है, जहाँ पे टिस्को है जिसका स्थापना 1907 में किया गया था और जिसमें प्रोडक्शन 1912 से शुरू हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजेंट्स एंड गम्स है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1924 में। पहले इसका नाम भारतीय इलाका अनुसंधान संस्थान था, नाम इसका चेंज किया गया था 2007 में और डेट था आपका डेट था 20 सितंबर 2007, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, सब चीज़ देख लीजिएगा। और लाख का उत्पादन में आपको खूंटी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पूरा भारत का देखिएगा तो लगभग 50% तो अकेले झारखंड में लाख का उत्पादन होता है। इसे बोला जाता है कि अलग तरह का चूड़ी सब बनाया जाता है लाख से ना, सजावट का सामान मटेरियल बनता है। आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें जो वनवास जब उन लोग को मिला था, एक जगह शायद कहीं भी गए थे, अभी मुझे माइंड पे याद नहीं आ रहा है, महाभारत में, तो उन लोग का जो घर है से पूरा लाख के जो है बना दिया गया था, याद होगा आपको। तो इनमें से कौन सी नदी गिरिडीह से निकलती है? तो गिरिडीह से निकलने नदी दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयला, फिर क्यूल। तो क्यूल नदी ऐसे गिरिडीह से निकलती है। बाकी गिरिडीह में एक उसरी फॉल भी है, वाटरफॉल, जो कि उसरी नदी पर बनती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ देख लीजिएगा, दामोदर नदी पलामू, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। बराकर जो है पदमा गांव से निकलती है, छोटा नागपुर पठार या एजेड यानी कि हजारीबाग से। उसका दक्षिणी कोयल रिवर लावा पानी जलप्रपात चतरा से निकलती है, कहा जाता है कि नगड़ी गांव के पास इसका सोर्स है। उसके बाद क्यूल नदी गिरिडीह से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यूल नदी है वह गंगा नदी की सहायक है, आगे जाकर यह गंगा में मिलती है। कोनार रिवर के बारे में देख लीजिएगा, ये सुल्ताना गांव हजारीबाग से निकलती है, ओके ना। और उसके बाद पुनपुन नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू, और इसको गंगा की ये भी सहायक नदी है पुनपुन। और कन्हर नदी देख लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलते हैं। क्वेश्चन जीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आंसर इसका डी क्यूल हो जाएगा, गिरिडीह। और बाकी गिरिडीह में झारखंड धाम भी है ना, झारखंड धाम, बाबा धाम नहीं, झारखंड धाम एक टेम्पल है। और यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी भी है जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर से रिलेटेड है। और जो पहाड़ी है उसका जो हाइट है वह 1365 मीटर है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान यही है, पारसनाथ की चोटी, ठीक है, आंसर इसका डी है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के जो इतिहास है वह मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। और मेसोलिथिक युग का जो टाइम पीरियड बोला जाता है वह 20,000 देखिएगा से 8,000 उसे बिफोर प्रेजेंट बोला जाता है, ठीक ना, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा मेसोलिथिक युग। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बताना भूल गया, इसको मैं आपसे ना नॉलेज बूस्टर के नाम से इसको बोलूंगा कि ये नॉलेज बूस्टर है, यानी केबी बोलूंगा, ठीक है। तो केबी में देख लीजिए आप लोग, झारखंड का जो पहला उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वो नरसिंह देव के शिलालेख में मिलेगा। झारखंड का जो पहला उल्लेख देखने को मिलता है वह जो है से नरसिंह देव का एक शिलालेख है उसमें मिलेगा। रांची का पुराना नाम देख लीजिएगा आप लोग, इसको ना विल्किंसगंज या फिर किशनपुर बोला जाता था। और मुलुटी को गुप्त काशी कहा जाता है। और जमशेदपुर को पता होगा साक्षी बोला जाता था। साक्षी अब तो एक जगह का मतलब एक मात्र अब जगह बन गया है यह साक्षी, ठीक है ना, पहले जमशेदपुर को ही साक्षी कहा जाता था। आंसर इसका मेसोलिथिक युग हो जाएगा। रांची स्थित टैगोर हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको मोराबादी हिल्स बोलते हैं। इसका हाइट देखिएगा तो 300 फीट है, ठीक है, एबव सी लेवल, एसएल मतलब होता है एबव सी लेवल, ओके। आंसर इसका देख लीजिएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा मोराबादी हिल्स। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे जिनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ, वह जो है यहाँ पे रहे थे। तो 1925 में जो है यहाँ पे देहांत इनका हो गया था 1925 में एक्चुअली। तो उनका आश्रम था, उन्होंने यह जमीन यहाँ पे हरिहर सिंह से 1908 में खरीदा था, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात 1924 में इसी पहाड़ी पर गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह जैसे मराठी में लिखा गया ओरिजिनली बुक था गीता रहस्य, ओके। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था यही जो ज्योतिन्द्रनाथ थे उनके द्वारा, किसमें? तो यह बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था 1924 में। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पहाड़ी पर किया गया था। टैगोर हिल इंपॉर्टेंट है और ये अभी आपको टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा। रांची में है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, ओके। तो आंसर इसका ए हो गया मोराबादी हिल्स। हाइट देख लीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक ना, 300 फीट एबव सी लेवल है। कोई भी चीज़ को हम लोग एबव सी लेवल इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग का मानना है, जनरली मानना क्या है, ऐसा फैक्ट है कि जो सी का लेवल है वो घटता बढ़ता नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ से पलामू से वीडियो को लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पलामू से अगर इस हिल का हाइट नापूंगा तो कुछ और फीट आ जाएगा, रांची से नापिएगा तो कुछ और फीट आ जाएगा, गिरिडीह से नापा जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए सी लेवल से लिया जाता है किसी प्लेस को ना। आंसर इसका ये हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस दिन झारखंड का अस्तित्व में आया था उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, यानी कि 15 नवंबर 2000 को हो गया था। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड को देखिएगा तो बिहार राज्य पुनर्गठन जो है अधिनियम, यानी कि बिहार स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसका 2000 का था। तो उसका जो धारा 3 था, धारा
धारा जो 3 था उसके तहत झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। जिस समय 18 जिले थे बना था झारखंड, उस समय 1900 जिला लातेहार था, इसको ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट रामगढ़ और खूंटी 12 सितंबर 2007 को बनाए गए थे जिले। तो आंसर तो हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। नॉलेज बूस्टर में देखिएगा, या रांची में स्थित है आपको देखिएगा। तो अलग अलग स्टेट का ऐसे तो नॉर्मली जो कैपिटल होता है सिटी वहीं पे होता है, लेकिन कोई स्टेट का देखिएगा तो जो ऐसे कैपिटल सिटी में नहीं होता है, इसीलिए कभी पूछ भी सकता है कि उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। और भारत का 21वां उच्च न्यायालय, इसको ध्यान रखिए, भारत का 21वां उच्च न्यायालय यह है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको पता होगा वीके गुप्ता थे, विनोद कुमार गुप्ता। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। ये झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये बताइएगा। और झारखंड के अभी जो एडवोकेट जनरल आपको देखने को मिलेंगे वह राजीव रंजन है, इनको आप लोग महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल और सेंट्रल लेवल आपको होता है अटॉर्नी जनरल। तो आंसर इसका देख लीजिएगा 15 नवंबर 2000 हो गया। डिटेल में कौन सा नंबर का उच्च न्यायालय 21वां, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, राजीव रंजन अभी एडवोकेट जनरल हैं, 14वें नंबर बने हैं, लेटेस्ट इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन वही इनको जो है शपथ दिलवाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना काफी ज्यादा है, करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी, 1980, 90, 95 या फिर 2002। तो झारखंड जो क्रांति दल था उसकी स्थापना 1980 में किया गया था। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो आदिवासी महासभा था और 1938 में आया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी आया था 1948 में, आपको पता होगा, जिनका नाम था जस्टिन रिचर्ड्स ना, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। उसके बाद ये पार्टी कंबाइन हो गया था, आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। और उसके बाद आपको पता होगा 1952 का फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन था उसमें यह जो पार्टी थी वो 32 सीटें जीतकर आई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह था वह था रूस्टर यानी कि मुर्गा छाप। सोनोट संथाल समाज शिबू सोरेन के द्वारा स्थापित है, उसको 1970 में किया गया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी है, एक तो समाज था वह 1973 में से आपको विनोद बिहारी महतो और उसके बाद शिबू सोरेन, ये जो है 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए थे। और आजसू पार्टी देखिएगा, आजसू का फुल फॉर्म क्या होगा, AAGSU, इसको बताइएगा। इनको नीरज महतो का स्थापना किया गया था 1986 में। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आजसू का आप लोग फुल फॉर्म लिखें। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 1980 में झारखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड़ुक लैंग्वेज के है। आपको पता हो कुड़ुक जो भाषा है उरांव लोगों का भाषा है। ठीक है, चलिए पहला आता है नंबर, झारखंड कुड़ुक भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और छात्र अपनी स्कूल की अंतिम परीक्षा इस भाषा में लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, कुड़ुक भाषा को जो लिपि है उसको तोलोंग सिकी कहा जाता है। कुड़ुक भाषा द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो अगर कुछ आपको पता हो या ना हो, ये वाला चीज जो ऑप्शन नंबर 3 है वह कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए कि कुड़ुक जो भाषा है वह द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करता है। और कुड़ुक मतलब उरांव लोग जो है दक्षिण भारत से आए थे। कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो 3 तो आंसर आपका ऐसे ही सही हो गया। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, सब सही है। झारखंड में कुड़ुक भाषा एक मान्यता प्राप्त भाषा है। और देखिएगा तो जो छात्र हैं से अपने स्कूल की परीक्षा इस भाषा में लिख सकते हैं। दूसरा बात है जो कुड़ुक भाषा है उसकी लिपि तोलोंग सिकी कही जाती है। और जो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो संथाल भाषा है उसका ओल चिकी है, ओल चिकी ना, ओल चिकी संथाल भाषा का, अब इसका तोलोंग सिकी है। कंफ्यूजन दोनों नहीं होना चाहिए। कुड़ुक भाषा द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करता है और संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। ठीक है ना, संथाल हो गया, आपको मुंडा देखने को मिलेगा, मुंडारी जो है वो सब जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ही बिलोंग करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो कुड़ुक लोग को मतलब उरांव भाषा को देख लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो इसमें है ही नहीं। चलिए, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यही देना चाहूँगा कि जो कुड़ुक होता है उरांव लोगों का, उसमें देखिएगा धूमकुड़िया आता है, याद आ रहा है धूमकुड़िया। तो धूमकुड़िया एक युवा गरी होता है। इसमें जो है उरांव समाज में जितने भी मतलब कुछ चीज़ होता है कि उसका धर्म ये सब की शिक्षा उसमें दिया जाता है। ठीक है ना। और इसमें आपको जोंग एरपा और पेल एरपा होता है। तो जो पेल एरपा जो होता है वह पुरुष के लिए होता है, जोंग एरपा महिलाओं के लिए होता है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ दिस। सबको देख लीजिएगा। लिपि इसका तोलोंग सिकी है। इनमें से किस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड की ओर से दोहरा शतक लगाया था? तो उनका नाम था ईशान किशन। ओके, आईपीएल में किस टीम के साथ ये खेलते हैं जरा ये बताइएगा। तो रणजी ट्रॉफी 2016 के बारे में बात किया जा रहा था। तो झारखंड दिल्ली के साथ ये मैच था, तो उसमें इन्होंने 273 रन बनाए थे। ठीक है, आंसर इसका हो चुका है बी। कुछ देख लीजिएगा, सौरभ तिवारी एक ऑप्शन में है। ओके, तो सौरभ तिवारी को देख लीजिएगा आप लोग। सौरभ तिवारी जो है जमशेदपुर के पर्सनालिटी हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखिएगा जो 2008 में हुआ था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 2008 में जो है हुआ था मलेशिया में।
तो इसमें विजेता भारत रहा था, उस टीम के जो है से या कप्तान नहीं थे, लेकिन एज ए प्लेयर या खेल रहे थे। समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। सौरभ तिवारी, ये भी जमशेदपुर से रिलेटेड है। और महेंद्र सिंह धोनी को तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये पहले बार जो है से अपना, क्योंकि झारखंड की पर्सनालिटी है, तो पहला जो है से ओडीआई किसके खिलाफ खेले थे, तो बांग्लादेश। शतक यानी कि 100 किसके खिलाफ लगाए थे, तो वो नाम वो था पाकिस्तान, यानी कि सबसे पहली बार पाकिस्तान को धोए थे, ध्यान रखिएगा। ओके ना, चलिए बाकी 2007 में ये क्या जीते थे, या T20 का वर्ल्ड कप जीते। उसका 2013 में जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2011 में ओडीआई का वर्ल्ड कप जीते। तो बहुत ज़्यादा ट्रॉफी इनके द्वारा जीता गया है। और आईपीएल में देखिएगा तो ये इनका जो टीम है वह है CSK, ठीक है। कल भी मैच जो है CSK जीत गए। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। कल जीती थी ना, क्योंकि अभी इसका मैं हाईलाइट देखा नहीं हूँ, ठीक है। गलत अगर बोलूँगा तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, देखा कि मैं मतलब कुछ ऐसा लगा कि हाँ यही टीम जीती होगी। तो आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। बाकी 2007 में ही इनको जो है से झारखंड रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2007 से 8 में देखिएगा तो जो है से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था इस साल के लिए। विगत एक साल में देखा जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और तो अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। उसके बाद 2009 में इनको पद्म भूषण मिला, फिर पद्म श्री मिला 18 में। तो ये सब कुछ डेटा इनके बारे में याद रख सकते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाते हैं। थेवेल उरांव है, सिमन उरांव है, जतरा उरांव है, फिर शरद चंद्र रॉय है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। सिमन उरांव को झारखंड का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। ऐसे तो आप लोग देखिएगा जो राजेंद्र सिंह है उनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है। माउंटेन मैन है दशरथ मांझी। डॉल्फिन मैन आपको देखने को मिलेंगे, डॉल्फिन मैन RK सिंह है, ठीक है। मैंगो मैन कौन है, ये जरा ही बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंगो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आंसर इसका भी हो जाएगा सिमन उरांव। और सिमन उरांव से क्वेश्चन बनेगा कि यह एक पर्यावरणविद है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। बाकी कुछ देख लीजिएगा। थेवेल उरांव आपको बताया था जेपीएससी कॉर्नर में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जो छोटा नाग जो यहाँ पे गड़बड़ हो गया टाइपिंग। छोटा नागपुर उन्नति समाज था तो 1913 का, उसके स्थापना थेवेल उरांव के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो सिमन उरांव है इनको पद्म श्री 2016 मिला था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इनको पद्म श्री कब मिला था, तो 2016 में मिला था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, जल पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। और जतरा उरांव तो पता होगा ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड था, 1914 का है, कितनी बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो शरद चंद्र रॉय है, इनको एसी रॉय बोला जाता है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो जो शरद चंद्र रॉय है, एसी रॉय, उनकी किताब है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। ये बुक याद रखिएगा, उरांव जनता से रिलेटेड है। और द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, ये भी बुक इन्हीं के द्वारा है। ये सब कुछ चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में है, तो इनका नाम ईश्वर दास हो गया था। बाद में ईसाई धर्म को जो है से अपना लिए थे। तो जयपाल दास कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ईश्वर दास इनका नाम हुआ था। 1958 इनसे क्वेश्चन कुछ बने तो ध्यान रखिएगा। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से रिलेटेड थे और बतौर ये कप्तान थे और इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया था, ध्यान रखिएगा। और बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए थे। और इनके जो सांस्कृतिक गुरु थे उनका नाम था सुकरापान। इनको देखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जनजाति के पर्सन है। और इनको जो है मारांग गोमके के नाम से हम लोग जानते हैं, मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ओके ना, बाकी तो काफ़ी चीज़ इनके बारे में डिस्कस आज ही की क्लास में किया हूँ, ठीक है। आंसर इसका ये हो जाएगा ईश्वर दास। बाकी दो इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, इनको मारंग गोमके कहा जाता है। रोहिला का किला कहाँ पे स्थित है, तो रोहिला किला आपको देखने को मिलेगा जपला में। जपला कहाँ पे है, तो जपला पलामू में है। और पहले सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जो है से यह बंद हो चुका है। जपला सीमेंट के लिए जाना जाता था, बंद हो चुका है। पलामू का किला जो है से पलामू में ही देखने को मिलेगा। इसको चलानी किला भी कहा जाता है। देखिएगा तो मेहदी राय के द्वारा यह इसको बनाया गया था। और मेहदी राय का जो टाइम पीरियड था 1658 से 74 के बीच में था। अब चेरो वंश से रिलेटेड थे। देखिए, मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो उससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते चलिएगा। मेहदी राय देखिएगा तो चेरो वंश के थे। और रक्सेला डायनेस्टी को जो है से बोली कि उसको समाप्त करके जो है से चेरो वंश की नींव रखा गया था। किसके द्वारा, भगवंत राय के द्वारा ना। ये सब देख लीजिएगा, यही थे चेरो वंश के संस्थापक, भगवंत राय। संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नागवंश का था थे फनुमुकुट राय। तो जपला हो गया, घाटशिला तो आपको पता हो कॉपर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ईस्ट सिंहभूम में। और राजमहल तो आपको साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सौर्य पहाड़िया माल पहाड़िया का यह निवास स्थान माना जाता है, साहेबगंज में देखने को मिलेगा। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। शाहपुर का किला भी जो है वह भी पलामू में देखने को मिलेगा। आईसीसी के रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली झारखंडी महिला कौन सी है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ पहली बार होता है तो वह इंपॉर्टेंट बन जाता है।
लेकिन अगर उसमें कोई महिला कैरेक्टर है तो वो क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। इनका वो जो पर्सन है उनका नाम है जीएस लक्ष्मी। तो जीएस लक्ष्मी पहली ऐसी पर्सन थी जो कि आईसीसी के रेफरी पैनल में शामिल थी। ये जीएस लक्ष्मी देख लीजिएगा जमशेदपुर से हैं और क्रिकेट संबंधित है। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है क्रिकेट संबंधित है। और प्रियंका करकटा देख लीजिएगा, ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, यानी कि यह लंबी कूद से है ना, देख लीजिएगा प्रियंका करकटा, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, इनमें से अंतिम जनजाति कौन सी है? असुर, बिरजिया, संथाल या फिर कोल? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके ना। तो 32 जनजाति कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा? तो उसमें कोल जनजाति अंतिम जनजाति थी और इसको जो दर्जा मिला था 2003 में दिया गया था। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो अंतिम थी तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात है कि झारखंड में देख लीजिएगा जो है कुल जनजाति 32 है और जनसंख्या में लोग का परसेंटेज देखिएगा तो 26.2% लगभग आता है। सबसे बड़ी जनजाति है संथाल है, जो कि पूरा जनजाति जनसंख्या में 34% है। पूरा झारखंड का जनसंख्या का 34% नहीं है, पूरा जनजातीय जनसंख्या में 34% है। पूरा देखिएगा ये जो 26.2% टोटल मिलाकर जो है पूरा झारखंड की जनसंख्या में 26.2% जनजाति है। और सबसे प्राचीन जो है या पुरानी जनजाति पूछेगा तो असुर जनजाति लगाइएगा। ठीक है। लोहरा समुदाय आप लोग सुने होंगे कभी, तो लोहरा जो जाति देखने को मिलेगा ये जो है यही जो है असुर जनजाति से ही संबंधित है। इन लोगों का प्राचीन काल में काम होता था लोहा गलाना और इससे औजार बनाना। ठीक है ना, असुर जनजाति। और असुर जनजाति एक जो है आपको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब देखने को मिलेगा। झारखंड में देखिए कुल जो है 32 जनजाति है, जिसमें आपको 8 जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स नजर आएंगे। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जिसमें आपको देखने को मिलेगा असुर आ जाता है, फिर बिरहोर है, बिरजिया है, बैगा है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सबर जनजाति है, उसके बाद माल पहाड़िया है, सोरिया पहाड़िया है और एक पहाड़िया जनजाति है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब 8 के 8 जो है लिख दिया, ये सब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स में आता है। तो 32 कुल जिसमें 8 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, ध्यान रखिएगा, जिसको आदिम जनजाति हिंदी में कहा जाता है। और झारखंड में 32 नदियाँ हैं और 8 मुख्य नदियाँ हैं, ये भी याद रखिए कनेक्ट करके। सब चीज़ आपको मैं कनेक्ट करके पढ़ाया हूँ। किसकी सहायता से टाटा मजदूरों की 3.5 महीनों से चली आ रही हड़ताल को समाप्त किया गया? देखिए एक आपको देखने को मिलेगा घटना 1928 का है, जिसमें 3.5 महीनों से जो है हड़ताल किया गया था वहाँ के जो टाटा मजदूर थे उनके द्वारा। तो बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है बाद में आए और उनके द्वारा जो है मीडिएट किया गया और तब जाकर जो है हड़ताल समाप्त किया गया था। इसको देख लीजिएगा 1928 में हुआ था, जमशेदपुर टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी में हड़ताल हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी कॉर्नर में हम लोग देखने वाले हैं जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 पीटी का पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60। ध्यान से सुनिएगा, एलोंग विद क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दूंगा और वो सब पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो है चूज करना था यहाँ पे कंसिडर रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा मोबाइल को जो है पास ले आइए क्योंकि यहाँ पे स्लाइड ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि लंबा क्वेश्चन था। तो इसमें बोला जाता है कि पॉलिसी जो था से अनाउंस किया गया था 2009 में। दूसरा बात है इसका जो पॉलिसी है आपको देखिएगा वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना और उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना, दूसरा बोला जा रहा है। तीसरा है वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 के धारा 16 के तहत अवैधानिक घोषित किया गया है और प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको इसमें देखिएगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं तो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कहने का मतलब होता है, जैसे देखेंगे कि बहुत सारे लोग आतंकवाद में चले जाते हैं या देखिएगा जो है नक्सलाइट बन जाते हैं, तो सरकार चाहती है कि वे लोग जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनके लिए वे स्वेच्छा से जो है सरेंडर कर सकते हैं। उनको देखा जाएगा कि जो है उनको लाइक कौन सा रोजगार है तो दिया जाएगा, आवास उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि अलग तरह से इंस्टीट्यूट दिया जाएगा ताकि जो उन लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं तो वो जो है मेन स्ट्रीम में आ सके। यही मेन पर्पज था। 2009 में इसको शुरू किया गया था। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको देखिएगा 1950 का जो है जो भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम है उसकी धारा 16 के तहत इसको घोषित किया गया था। और प्रत्यार्पण जो है यानी कि जो सरेंडर करना है वो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, कोई फोर्स नहीं है, आपको मन है तो कीजिए नहीं तो। व्हेन इज झारक्राफ्ट इस्टेब्लिश, झारक्राफ्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2006 में किया गया था। क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में आ चुका है तो आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो 2006 में झारक्राफ्ट आया था। ध्यान रखिएगा इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो झारक्राफ्ट देखिएगा तो इसको कहा जाता है
झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो 2006 में आया था। अब इसका मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस में इसका इंक्लूड करता है कि जैसे झारखंड में सिल्क इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना, या उससे रिलेटेड कोई एलाइड सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट में सब लगाया कहीं पे लगाया गया है, तो उसको बढ़ावा देना ही मेन पर्पस था झारक्राफ्ट का, ठीक है। और दूसरी बात है, झारखंड में जो टसर टाइप का जो सिल्क होता है, टसर सिल्क, उसका उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पे है टसर सिल्क उत्पादन में झारखंड। ये सब ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो गया बी। और झारक्राफ्ट के साथ जो झार पार्क आया था वो 2015 का था, याद ना, झार पार्क और झारक्राफ्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। झार पार्क पूछेगा तो 2015 लगाइएगा, झार क्राफ्ट आएगा तो 2006 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में है। तो झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ना सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3 एंड 4। जिसमें क्या था कि जो इसका उद्देश्य था कि निर्यात को जो है से प्रोत्साहन करना था और जो अवसंरचनात्मक सुविधा को का विकास करना था, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है उसको जैसे बढ़ाना था, डेवलप करना था। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड में जो है सामान सबको अवेलेबल हो और जो है सस्ता दाम पर मिल सके। उसके बाद देखिएगा, इस नीति के मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना था। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो मेन पर्पस था कि 2% तक झारखंड का हिस्सेदारी होना चाहिए। कहने का मतलब जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में उसका 2% योगदान किसका होना चाहिए, तो झारखंड का, ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट बोला जा रहा था कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो सारा का सारा स्टेटमेंट सही था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा, आपको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको आप लोगों को पीवीटीजी डाकिया योजना है। तो डाकिया योजना पूछा भी जाता है आपसे कि इट इज स्टार्टेड इन 2017। आपको जो है यहाँ पे चूज करना होगा, देख लीजिएगा, करेक्ट पूछा गया है ना, यहीं पे आपको सही पढ़ना होता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है चूज करने के लिए कुट वाला, तो क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट नोट वर्ड जरूर पढ़िएगा, यहीं पे गलती हो जाता है आपका, बाकी इधर तो सही हो जाता है, तो ठीक है ना, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो करेक्ट पूछा गया था, तो इट इज स्टार्टेड इन 2017। दिस इज अ फूड सिक्योरिटी स्कीम ओनली फॉर प्राइमेटिव ट्राइब्स, यानी कि जो आप लोग देखने को मिलता है जो आदिम जनजाति है उसके लिए जो है योजना है। उसका अंडर दिस 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इज गिवन फ्री टू प्रिमिटिव ट्राइबल फैमिली, यानी कि 25 किलो अनाज दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पीडीएस के थ्रू, यानी कि जो आप लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, डीलर का घर, वहां से जैसे इन लोग को दिया जाता है अनाज, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आपको करेक्ट चूज करना था, तो इसका आंसर ओनली 1 और 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट वो गलत है। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखिएगा तो इसमें 25 kg अनाज नहीं, इसमें 35 kg अनाज आपको मिलेगा। दूसरी बात है कि इसमें आप लोग पीडीएस का शॉप से नहीं लेना है, आपको इसमें आपको घर घर आकर दिया जाता है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। डाकिया आपको जो है कोई भी चीज़ लेटर हो या पोस्ट हो उसको कहाँ पहुँचाती है, घर घर जाकर पहुँचाती है। तो माइंड में कंफ्यूजन जरा सा मत रखिए, डाकिया योजना है तो वो घर जाकर देगी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घर घर जाकर दिया जाएगा, न कि आप लोग डीलर की दुकान यानी कि पीडीएस से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 35 kg अनाज है। 2017 में इसको शुरू किया गया था डाकिया योजना को, ध्यान रखिएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको आदिम जनजाति को ही दिया जाता है, नॉर्मल ओबीसी आप लोग देखिएगा जनरल कैटेगरी जितने हैं सबको नहीं दिया जाता है, यह जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो ना ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो एचईसी के बारे में था। तो एचईसी को देख लीजिएगा, एचईसी रांची में है, फुल फॉर्म है हैवी इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसको चेकोस्लोवाकिया की मदद से जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, उसी समय जिस समय डीआरडीओ की स्थापना किया गया था, उसी समय कंट करके याद रखिएगा, डीआरडीओ की जिस समय स्थापना हुआ था और नासा का जिस समय स्थापना हुआ था उसी समय जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एचईसी चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसको किया गया है, रांची में यह लोकेटेड है। टाटा रोबिन्स फ्रेजर टीआरएफ लिमिटेड है, उसको बोला जा रहा है कि टीआरएफ लिमिटेड जो है इसको प्रमोट किया गया टाटा स्टील और एसीसी लिमिटेड के द्वारा। एसीसी एक सीमेंट कंपनी है, तो इसको जो है टीआरएफ को फाउंड किया गया था 20 नवंबर 1962 को। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द डीबीसी हाइडल पावर प्लांट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको 147.2 मेगावाट। तो इतना कैपेसिटी इसका था, ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। डीबीसी देखिएगा झारखंड की जो है झारखंड का पूरा भारत के बोलिए पहली जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट थी, जिसको शुरू किया गया था आपको 1948 में। और इसके तहत जो पहला जो है बांध बनाया गया था 1953, जो कि था तिलैया डैम। किस नदी पर था जरा बताइए, तिलैया जो है किस पर था, उसका पंचायत किस पे है ऐसा बताइएगा। आंसर इसका बी है 147। और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये भी जरा लिख दीजिएगा।
बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे भी रिवीजन करा दीजिए, भूल गया हूँ। तो 147.2 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, दामोदर के बारे में है। ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, आपको पता होगा, पलामू से, और झारखंड की सबसे प्रदूषित और लंबी नदी है। और इस पर एक जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा जो कि दामोदर और भेड़ा नदी के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, वह है रजरप्पा फॉल। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो इसका देखिए आंसर जो हुडको देखने को मिलेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हुडको जो है आपको अशोकनगर रांची में देखने को मिलेगा। वेदांता जो लिमिटेड है वो आपको देखने को मिलेगा हरमू रांची में। और जो तीसरा है उसका आंसर हो जाएगा ये जो है आपको बालीडी में देखने को मिलेगा, बोकारो में। ठीक है, डालमिया सीमेंट ये वाला, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, झारखंड टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग होता है। परिधान और जो फुटवियर नीति है, एक उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि पूरे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग और में पूंजी सशक्तिकरण हो, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो, कहने का मतलब एक जगह दूसरी जगह टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, और कौशल में उन्नयन हो, यानी कि जो स्किल है वो बढ़े, तो उसके साथ साझेदारी का विकास हो। यह नीति कब बनाई गई थी? तो ये 2016 की यह नीति है। ठीक है, चलिए रघुदास का टाइम इसको लाया गया था। और टोटल ऑफ 35 kg ऑफ फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डोर स्टेप टू द प्रिमिटिव ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड अंडर PVTG डाके योजना। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? याद है आपको, उसमें 2017 बोला गया था। याद कीजिए थोड़ा सा, जो पिछला क्वेश्चन था। तो एक ही जो ऐसे दिन में जो आपको देख लीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 2017। बाकी चीज तो डिस्कस किया ही था उस क्वेश्चन में। झारखंड करंट अफेयर देखते हैं, लास्ट 6 मंथ का राउंड अप चलेगा। झारखंड के किस जिले में हथियारों के प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो ये हथियारों को जो प्लांट का निर्माण किया जाना है जो है वह रांची में बनेगा। ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है, आराम आराम से इसको देख लेना है। खसरा से होने वाले मौतों के मामले में झारखंड किस स्थान पे आता है? तो यह जैसे झारखंड जो है सेकंड स्थान पे, झारखंड फर्स्ट स्थान पे है खसरा के मामले में जो मौत होता है उसमें। तो आंसर इसका देख लीजिएगा, एक स्किन डिजीज है। फूड आइकन अवार्ड 2022, बेंगलोर से सम्मानित होने वाली जो यास्मीन है उनका संबंध किससे है? तो यास्मीन जो है बोकारो की पर्सनालिटी है, इनके बारे में याद रखिएगा। जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल का लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं। जूडो चैंपियनशिप 2022 हुआ था, वह आपको रांची में देखने को मिलेगा। आपको ना ऐसे कुछ इवेंट आप देखने को मिलेगा, तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा, रांची में ही होगा, क्योंकि रांची जो है इजिली एक्सेसिबल प्लेस है, सबको आराम से वहाँ पहुँच सकता है। दूसरी जगह अगर दे दिया जाए तो सब लोग नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए ऐसा अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो समझिएगा कि कोई मेन सिटी में ही होगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका डी है। झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है कोडरमा को, वहीं पे जहाँ पे झुमरी तिलैया है। आंसर इसका है भारत की अपरक राजधानी। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं था, धीरे धीरे आपको ऐसे ही मिलते रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास में कुछ भी आपको दिक्कत है तो कमेंट्स में आपको चिपका सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि PPT बनाने में मुझे रात भर जागना पड़ता है, तो आप लोग ये काम तो इतना कर ही सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए उमंग और जोश के साथ। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविजन करते रहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।